नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पहले राजस्थान के प्रभारी रहे अरुण सिंह जयपुर दौरे पर रहे और जयपुर दौरे के दौरान उन्होंने वीबी जी राम जी की कॉन्फ्रेंस यानी कि एक वर्कशॉप जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और भी नेता रहे, विधायक रहे, उसे संबोधित किया। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दुर्गति तय है और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। नकारात्मक राजनीति कांग्रेस करती है। जब उनसे पूछा गया कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय वापस जा रहे हैं और कुछ लोग और भी इच्छा जता रहे हैं, तो उनका कहना है कि ज्यादातर लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के पास अब बचा कुछ नहीं है, जो है वो भी बहुत बेचैन है और एक आध लोग अगर चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक बड़ा आरोप है कि कांग्रेस से डूबने के लिए अब तैयार है। तो चलिए, डूबने की वजह क्या है ये बीजेपी बताएगी और कांग्रेस इस आरोप को किस तरह से लेती है। हमारे साथ कांग्रेस से आशीष हल्दानिया जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में हैं। भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं आशीष जी आपके पास ही आना चाहूंगा। अरुण सिंह जी का यह बयान एक तरह से कांग्रेस पे आरोप है कि अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। यह कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का। तो आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता वही ऐसी अनगढ़ंत बयानबाजियां किया करते हैं, और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकने से पहले ये देख लें कि जब पत्थर पलट कर आएगा तो उनके भी शीशे पर लगेगा और उनका भी घर धराशायी होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो आज नेता अरुण सिंह जी आए हैं, तो मैं अरुण सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि अरुण सिंह जी, आपके एक बहुत ही बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, जिनके लिए कहा जाता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और फिर जिन पर आरोप लगाते हैं वही उनके बैठ के बगल में खाते हैं, उन बहुत बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का अरुण सिंह जी ने एक बयान सुना होगा जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठकर मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो ताप कहां गया? येदियुरप्पा जी के ऊपर आरोप लगाया था, इन्होंने माइनिंग घोटाले का बड़ा आरोप था। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर शरद चिट फंड घोटाले का बड़ा आरोप था। अजित पवार के ऊपर सिंचाई घोटाले का बड़ा हजारों करोड़ का आरोप था। जी जनार्दन रेड्डी के ऊपर अवैध खनन का बड़ा आरोप था। स्वेदुंदु अधिकारी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप था, जो टीएमसी के नेता थे, अब भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता बनकर बैठे हुए हैं, उन पर बहुत बड़ा आरोप था। हमारे कुलदीप बिश्नोई जी पर इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया था। नवीन जिंदल जी के ऊपर बड़ा आरोप था। शंकर जी के ऊपर बड़ा आरोप था। पीएम नहीं, बात करप्शन की नहीं चल रही है, अभी तो आरोप की बात चल रही है। आरोप की बात चल रही है। रघुवर दास पर बड़ा आरोप था और नारायण राणे पर। आशीष जी, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हुआ मैं कहूंगा, मैंने ये सारे नाम इसलिए गिनाए हैं क्योंकि वो ताप सहन कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी थे और अब इनकी फैक्ट्री में आकर वो सदाचारी हो गए। मतलब कोई घोटाला होता नहीं है, फिर वो बरी हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखावा करके उनको अपने अंदर समा लेती है, ले लेती है, उन्हें अपना बना लेती है ताकि वो चुनाव जीता जा सके। अब अरुण सिंह जी के बयान पे आते हैं। अरुण सिंह जी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई सुरेश गर्ग जी भी बैठे हैं, बहुत शालीन सभ्य स्वभाव के हैं और हमारी हमेशा बातचीत भी होती रहती है। मैं इनको यह कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसने इस मातृभूमि को आजादी दिलाई थी, अपना लहू का एक एक कतरा इस मातृभूमि को समर्पित कर दिया था। तो उस पार्टी के लिए तो दुर्गति के बारे में सोचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जन जन के हृदय में कांग्रेस बसती है योगेंद्र जी। और ये बात और कह दूं कि जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय इनकी पार्टी में शामिल होने गए थे तो बड़े जोर शोर के साथ इन्होंने स्वागत किया था, ढोल नगाड़ों के साथ, कि बागड़ का शेर हमारे पास आया है, बागड़ का शेर हमारे पास आया है और हम शेर वापस आ रहा कर देंगे। वही तो मैं कह रहा हूं। और जैसे ही उस बागड़ के शेर ने यह कहा कि मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी से मिल चुका हूं, हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी से मिल चुका हूं जी, चलिए एक बार मैं जवाब दिलवा दूं सर। वापस आऊंगा। आशीष जी वापस आ रहा हूं। आशीष जी घोटाले के आरोप लगाए थे, आशीष जी मैं वापस आ रहा हूं। और क्रेशर के ऊपर इन्होंने जांच बिठा दी। पब्लिक डोमेन में सर मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, क्योंकि फिर आवाज बीच में जाएगी। सुरेश गर्ग साहब आपके पास में आना चाहूंगा जी। अरुण सिंह जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, जो आए अगर एक आध चला भी जाए तो पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि यह लोग वही हैं जो उनके टाइम पे आए थे। अब कहा जा रहा है कि कुछ लोग और भी कतार में जाने के लिए। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में बैठे लोग बेचैन हैं, और जो कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं वो वहां बेचैन दिखाई दे रहे हैं आपकी पार्टी में। देखिए योगेंद्र जी, अरुण सिंह जी ने सही बोला है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अभी इन दिनों में कई इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट्स आपने देखा होगा। हरियाणा का इलेक्शन हुआ, हरियाणा के इलेक्शन के बाद में बिहार का इलेक्शन हुआ, इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद में 14 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुए। 14 नवंबर से रिजल्ट होने के बाद में आज 16 जनवरी हो गई है। 45 दिन के अंदर इनको बताना था कि कैसे वोट चोरी हुई, लेकिन ये 45 दिन छोड़ के 2 महीने के अंदर ये कुछ नहीं बता पाए। और आज ही महाराष्ट्र के अंदर भी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं और इनका महाराष्ट्र के अंदर सूपड़ा साफ हो गया है। आप देखिए कि 2697 सीटों पे चुनाव हुए थे, उसमें से 1700 के लगभग भारतीय जनता पार्टी और उनके जो गठबंधन है वो जीत के आए। कांग्रेस की क्या स्थिति है? 292 के लगभग, 290 के लगभग। तो ये डूबता हुआ जहाज है। सही बोला अरुण सिंह जी ने। इनको सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। विदेश जाने की बजाय, राहुल गांधी जी को विदेश जाने के बजाय अपन को कांग्रेस में मंथन करना चाहिए। हिंदुस्तान में बैठ के राजनीति करनी चाहिए कि भाई क्यों आप पीछे चले जा रहे हो। आज महाराष्ट्र के चुनाव हुए 14, आपकी पार्टी के नेता मिलकर के एक बार सुझाव दे दे राहुल गांधी जी को भी। हम तो, हमारे तो स्टार प्रचारक है राहुल गांधी जी। हम तो बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी जी हमारे तो स्टार प्रचारक है। हमारे तो देखो मोदी जी, अमित शाह जी, और तीसरे स्टार प्रचारक है तो वो राहुल गांधी जी। क्योंकि राहुल गांधी जी काम ही ऐसा करते हैं। जब भी शब्द बोलते हैं ना, अभी उन्होंने वो शाही पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि साहब महाराष्ट्र में वो जो शाही लगाई है वो 2011 से चल रही, 2011 से इस शाही का उपयोग हो रहा। आज ही राहुल गांधी जी को याद आया, राहुल गांधी जी को आज याद आया कि शाही की वजह से हम चुनाव जीत रहे हैं। आशीष जी आ रहा हूँ। आशीष जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। योगेंद्र जी, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि शाही से हम चुनाव जीत रहे हैं? अरे सोचिए, आपकी नकारात्मक राजनीति है। आप हर जगह फेल हो चुके हो, इसलिए चुनाव हार रहे हो। मंथन करिए ना, या आप अपने नेता को चेंज करिए। तो क्यों ये चीजें की कह रहे हो भाई? मैं कह रहा हूं कि जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। बिहार में दे दिया, हरियाणा में दे दिया, महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव आ रहे उसमें दे दिया। अरे तो भाई क्यों आप इस तरह की नकारात्मक? जाइए जनता के बीच में, जाइए जनता से आशीर्वाद लीजिए। लेकिन नहीं जाएंगे, इस तरह की उलूल जुलूल बातें करना। अरे भाई सही कह रहे हैं, हम तो ठोक के कह रहे हैं ना, ठोक के कह रहे हैं कि भाई आप जीत के नहीं आ सकते क्योंकि आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हो। जीत के इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि आपकी चालें ऐसी हैं। अरे आशीष जी सुनो, अरे सुनो आशीष, फिर आप आशीष। कह रहे हो ना कि आजादी। अरे आजादी में जिन लोगों ने योगदान किया ना, उनको तो आप भूल चुके हो। जिन लोगों ने, आपके नेहरू जी ने क्या किया आजादी के लिए? नेहरू जी ने क्या किया आजादी के लिए? कुछ नहीं किया। नेहरू जी को नकार दिया था जब जिलों में नेहरू जी को 1 वोट नहीं आए थे। वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। उस उद्देश्य के बाद में कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। वो कांग्रेस को वैसे तो बंद नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी जी कांग्रेस को बंद कर देंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ना, ये तो राजीव गांधी जी ने खुद ने बोला है, 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। ये तो तुम्हारे खुद के नेता की स्टेटमेंट है। हमने तो हमारी सरकार आने के बाद में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हमने डीबीटी के माध्यम से जितना मनरेगा के अंदर जो पैसा था वो डायरेक्ट अकाउंट के अंदर भेजा। क्यों आप केस में करते थे? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार, हमने भ्रष्टाचार का पैसा भी तक लोगों को, हमारी सरकार आने के बाद में 8.5 लाख करोड़ रुपए, 8.5 लाख करोड़ रुपए मनरेगा के अंदर खर्च किए। आपने मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। बता दीजिए किसने जो किया? आशीष जी, सुरेश जी काम कर रहे हैं, जनता को आशीर्वाद दे रही है। सुरेश आशीर्वाद नहीं दे रही है। सुरेश जी अगली आशीर्वाद दे रही है। सुनिए तो सही। उमेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा मैं। उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। अरुण सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, वो केवल विरोध करती है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आई थिंक आपको करीब 40 साल से भी ज्यादा जर्नलिज्म में हो गए हैं। कोई विपक्ष की पार्टी किस सरकार की तो तारीफ करती है, बीजेपी की इससे सरकार की तारीफ कर सकती है। और ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट केवल गंदा ही काम करती होगी या जनता के खिलाफ काम करती होगी, कोई ठीक काम करता ही नहीं होगा। कितने राज्यों में बीजेपी उस सरकार के सुर में सुर मिलाती है जहां वो विपक्ष में है, या पहले किया। तो ये एक पॉलिटिकल बयान है, वास्तव में
या राजनीतिक दलों में इतना साहस है कि सही को सही और गलत को गलत कह सके? देखिए योगेंद्र जी, जब राजनेता सही को सही गलत को गलत कहने लगे तो मैं कह सकता हूं कि वो उनको राजनेता कहना बहुत ही गलत शब्द हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वही होगा। आपका एक्सपीरियंस है, पहले ऐसा होता था कि अभी बदल रहा है ये दौर? राजनेता देखिए, नेता से होता है जो जनता का मुखिया हो, जिसके पीछे बहुमत हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देखिए दोनों पार्टियों का हाल ये है, ये भी टिकट दे देते हैं, ये मानवेंद्र आते हैं उनको झालावाड़ से टिकट दे देते हैं। तो ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति उनके लिए उपयोगी हो सकता है। अब देखिए, अब सिद्धांतों की विचारों की तो राजनीति है नहीं, अब तो ये सत्ता प्राप्ति की राजनीति है कि किस व्यक्ति को लाने से हम सत्तासीन हो सकते हैं, किस व्यक्ति से हम लाभ ले सकते हैं। तो जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, उसके व्यक्ति का प्रभाव देखा जाता है। मैं चाहे भारतीय जनता की पार्टी की बात करूंगा तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि आपने भी चुनाव के समय जिन लोगों को लिया, पहले यदि आप कह देते कि आप लोग पार्टी बदल के आ तो रहे हो, लेकिन पहले आपको 2 वर्ष संगठन में काम करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ शायद दल बदलने वाली स्थिति होती नहीं। क्योंकि लोग आते हैं कि आज मैं आऊं, कल मुझे यहाँ टिकट मिल जाएगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति जब तक दोनों पार्टियों पर बैन नहीं लगी, ये स्थिति नहीं बदलेगी। दोनों पार्टी देखती है कि आ जाओ, ले जाओ, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो दरी पट्टी बिछाने में लगा रहेगा। ये स्थिति है। इनको ये दोनों पार्टियों को नियम बनाना चाहिए सिद्धांतिक रूप से, कोई कानूनी रूप तो नहीं बन सकता, लेकिन पार्टी को अपने लेवल पे निर्णय लेना चाहिए कि आप यदि दल बदल के आए, बहुत अच्छी बात है, आपके विचार बदल सकते हैं, हमसे प्रभावित हो सकते हैं, आप हमारी आइडियोलॉजी के समर्थक हो सकते हैं। भाई साहब, आपको 2 साल या कुछ समय के लिए संगठन में काम करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ योगेंद्र जी, दल बदल की प्रणाली खत्म हो जाएगी। अब आप क्या है कि पंचायतों के चुनाव आएंगे, निकाय के चुनाव आएंगे, व्यक्ति जीत के आएगा, कांग्रेस या बीजेपी के टिकट पे चेयरमैन बनेगा अन्य दल पे, ये सब चीज चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस जगदम्बिका कल्याण सिंह जी की सरकार गई थी, आज उनके बहुत बड़े नेता हैं, तो इसलिए सिद्धांतों की बात करना तो बेईमानी है। बात ये कह सकता हूं, आप जब तक आपके निष्ठावान कार्यकर्ता को महत्व नहीं देंगे, आप वैचारिक व्यक्ति को महत्व नहीं देंगे, जब तक आप उसकी व्यक्ति को परख के नहीं देंगे, आप यदि बच्चे का ब्याह करने जाते हो ना, उसमें भी रिश्ता, कुटुंब, कबीला सब देखते हो, अब आप लाते हो, टिकट दे देते हो, उसमें विश्वास करते हो, तो साफ हो तो एक व्यवसायी को आपकी बात जची तो आपके साथ, व्यवसायी को नहीं जची तो आपकी पार्टी को लाभ देखे जाएगा। अभी मैं दावे के साथ इस राजस्थान की राजनीति में, यानी 1990 से पहले ऐसा खेला नहीं होता था। 1990 के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी में यानी कांग्रेस के कुछ लोग आए, जब भैरव सिंह जी शेखावत के समय में निर्दलीय लोग आए, सब कुछ निर्दलीय के हम मान सकते हैं, उसने पहली पार्टी को त्याग दिया। चुनाव पूर्व जब तक गठबंधन नहीं होने पड़ेंगे तो होने चाहिए, यानी चुनाव आयोग को नियम बनाना चाहिए कि जो भी आपके गठबंधन है, जो भी अलायंस है, वो चुनाव पहले होना चाहिए। चुनाव के बाद इसका मतलब खेल है साहब, तो कुछ हमको नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, कुछ हमें नीतियां बदलनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि देखिए, मेरे पास हो तो बहुत अच्छे हो, आप मुझे छोड़ के चलेगी तो बहुत बेकार हो, मेरे पास आओ तो काम के नहीं हो। मैं एक बात कह रहा हूँ, अब यहाँ राजस्थान में कई इतिहास की बात है। आप सुनील विश्नोई कांग्रेस में थे, रातों रात दल बदल टिकट मिलता है, जीत जाते हैं। 2 साल के शंकर, ऐसे बहुत से उदाहरण, किस का नाम लूं, दोनों पार्टियों में, यानी मैं लिस्ट बनाने लगूंगा तो दोनों पार्टियों की इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी, ये इन दोनों पार्टियों को सफाई देने में दिक्कत आ जाएगी। सवाल ये है, आप आपके कार्यकर्ताओं पर विश्वास कीजिए, आपके व्यक्ति जो निष्ठावान है उनको प्रशिक्षित कीजिए। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे अच्छा जो फैक्ट्री है राष्ट्रीय स्वयं सेवक, आप उसके जो स्वयंसेवक है उनको विश्वास कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि हमको 200 की 200 विधानसभा की 200 की 200 सीटें तो भाई आप जीतोगे नहीं, लोकसभा की सब सीटें आप दोनों पार्टी जीतने वाले नहीं है। अरे कुछ सीट उन कार्यकर्ताओं को दो जो हारे या जीते, लेकिन आपका कार्यकर्ता डेवलप होगा। आपको आपके कार्यकर्ता में विश्वास होना चाहिए, आपको आपके कार्यकर्ता में विश्वास नहीं है, खुद का खुद कमाना बोले, पड़ोसिया का फेरा पड़ाता बोले, अरे आपको आपके कार्यकर्ता में विश्वास नहीं है। जिस दिन आपने विश्वास लेगा, हम जीते या हारे, हम सत्ता में आए या नहीं आए, हमारा कार्यकर्ता डेवलप होना चाहिए। हम टिकट देंगे तो अपने कार्यकर्ता को देंगे, बाहर के व्यक्ति की स्थिति बदल जाएगी। लेकिन आप देखते हो कि हम मुझे सत्ता जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा उमेंद्र जी, एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सत्ता की लालसा भी कुछ ऐसी ही होती है। चलिए, पार्टियों की भी गलती नहीं, आने और जाने वालों की भी गलती होती है। वो किसी न किसी लालच में किसी भी उसमें पार्टी में चले जाते हैं। जब लगता है कि मेरे लिए कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उस पर आरोप लगाने शुरू कर देते, भाई आप पहले आ रहे थे, मालूम है कि पथरीला रास्ता है, पहाड़ पे क्यों चढ़ रहे हो।
लेकिन दिल है कि मानता नहीं। जो पार्टी नाम की फिर वो जब जाते हैं तो फिर वो यूजफुल नहीं रह पाते हैं। जी चलिए, मैं आशीष जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक जिक्र और किया उन्होंने, अरुण सिंह जी ने, पेपर लीक का मामला, और कहा कि भजनलाल सरकार के वक्त 1,44,000 से ज्यादा भर्तियों के लिए जारी कर दिया इश्तिहार, यानी कि रूपरेखा तय कर दी, और 2 साल में एक भी भर्ती को स्थगित नहीं करना पड़ा पेपर लीक के कारण। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं आपसे कि बीजेपी सत्ता में कम और विपक्ष में ज्यादा की भूमिका में है। वो कांग्रेस के अभी भी, पहले अक्सर देखते थे राजनीति में कि लास्ट का साल है तो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी गर्माहट में है, लेकिन अब पहले दिन से इधर भजनलाल की शपथ हुई थी क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन था सामने, लेकिन उसी के साथ में पार्टी को एक्टिव रहा। आप विपक्ष में रह करके जितने एक्टिव हैं उससे कम एक्टिव बीजेपी सत्ता में रह करके नहीं है। तो पेपर लीक वाले मामले को 2023 के चुनाव में नहीं बुनाया बीजेपी ने, आने वाले दिनों में भी बुनाएगी। तो क्या वाकई इसके लिए कुछ आप लोगों की रूपरेखा है? ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, और हर नेता पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक जरूर कहेगा। देखिए, मैं पेपर लीक पे आने से पहले सुरेश जरगिया बैठे, इन्होंने बीएमसी की बात की थी। मैं 2 मिनट लूंगा सिर्फ बीएमसी के ऊपर बोलने के लिए कि बीएमसी का चुनाव जिस तरीके से 2 मिनट में तो आपको वाइंड अप करना है, समय नहीं है, 2 मिनट दूंगा सबको। योगेंद्र जी, इन्होंने उस चुनाव की बात की, तो इनसे ये कहना चाहता हूं कि इनके नेता नितिन गडकरी जी जो शाही से वोट जीता जाता है, नितिन गडकरी जी का एक बयान वायरल हुआ, बीएमसी के चुनाव को कोट करते हुए कह रहा हूं मैं, उसका जवाब नहीं होगा सुरेश गर्ग जी के पास में। नितिन गडकरी जी ने कहा कि मेरे घर में मेरा मकान नंबर फलाना इतना है, मेरा एक मकान है, मेरे उस मकान में मेरा बेटा रहता है, बेटी रहती है, मैं रहता हूं, मेरी पत्नी रहती है, और हमारे वोटर जो जिस बूथ पे होना चाहिए, मेरा वोट अलग बूथ पे है, मेरी बेटी का वोट अलग बूथ पे है, मेरे बेटे का अलग बूथ पे है, और मेरी पत्नी का अलग बूथ पे है। माना कि मेरे घर में 4 कमरे हैं, हम चारों अलग अलग रहते हैं, लेकिन कमरों के आधार पर मेरे बूथ थोड़ी बांटे जाएंगे। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही। तो ये तो धांधली करके चुनाव जो जीते हैं ना, उसकी 2022 में रूपरेखा तैयार हो गई थी, क्योंकि जो चुनाव 2022 में होना था वो 2023 में हुआ है, 4 साल बाद। तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब रही पेपर लीक की बात, तो पेपर लीक पे अगर सबसे पहला कानून किसी ने बनाया था तो कांग्रेस सरकार ने बनाया था। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय, सरकार बना, उस समय कानून बना था कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा और उसके साथ आजीवन कारावास होगा और उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। और सबसे पहले गिरफ्तारी हमारी सरकार में हुई थी। सरकार होते हुए भी गिरफ्तारी होना बहुत बड़ी बात है, और इनकी सरकार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सिर्फ विपक्ष के ऊपर हावी है। सत्ता पक्ष अगर किसी एक आदमी की भी जांच अगर ये आज करा दे तो सब सलाखों के पीछे होंगे। मैं आपको चैलेंज देकर के ये बात कह रहा हूं। फिर ये उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करते, ये बिहार की बात क्यों नहीं करते, ये मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते? वहां लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, विद्यार्थियों का जीवन संकट में है, लेकिन उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। और सर ये आपको जिक्र करना है भर्ती की बात, जिसके जिस एसआई भर्ती के मुद्दे पर इन्होंने बड़ा चिल्ला चिल्लाकर गला फाड़ कर जनता के बीच में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे। सर ये आपके पास में मुद्दा है, लेकिन आप नहीं उठा पा रहे। जाके इन्होंने हलफनामा दिया। और सुनिए, आप थोड़ी देर रुकिए। अरे सर ब्रेक तो लगाइए आप। बड़े पेपर कहाँ से कराएंगे? आप बोलना बंद तो करिए। बिल्कुल सीरियसली आशीष जी बोलना बंद करिए। जवाब दिया है। आशीष जी मेरी बात सुनिए, अब प्लीज आप मत बोलिएगा क्योंकि आपका समय हो चुका है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिन चीजों का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, आप और आपके पार्टी के नेता जिक्र कर रही है कि जनता के बीच इन्होंने एसआई भर्ती को रद्द करने की बात कही थी। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थगित करनी पड़ी पेपर लीक के कारण एग्जाम को। ये चीजें सब आप कहिए, जनता के बीच में जाके कहिए, लेकिन चलिए आप अपनी बात को उठाते रहिए। मैं सुरेश जी आपके पास में जाना चाहूंगा, कैसे पाक साफ है बीजेपी? वो कह रहे हैं ये बात आशीष सल्दानिया जी कि आपके सब जगह घोटाले हो रखे हैं, ये आप पे आरोप है। अब वो कितना बुनाएंगे नहीं बुनाएंगे मुझे पता नहीं, ये 2028 में पता चलेगा। योगेंद्र जी मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारे घोटाले होते तो बताओ ना, उजागर करो ना। मना किसने किया है? मना बताते तो आप मानते नहीं, कह रहे हैं। मानते क्यों? कोर्ट है ना, कोर्ट में तो विश्वास करते नहीं, बता दिए ना सर। न्यायपालिका में तो विश्वास करते नहीं। सुनिए अब, आप सुनिए अब। हाँ देखिए इन्होंने, अब आपने देखो अभी बीएमसी के चुनाव हुए, बीएमसी के चुनाव पे कुछ भी नहीं बोला और ये बोले कि नितिन गडकरी जी की बात को कोट करके बता दीजिए मुझे।
अरे सर सुनिए तो सही, आपसे प्लीज ऐसे डिबेट नहीं होती है। टीएमसी पे बोला आप सुनिए, अब चुनाव जीते। आप उनको बोलने दीजिए, देखिए अब बोलने दीजिए डायरेक्ट साहब। देखिए योगेंद्र जी, इन्होंने क्या बोला कि नितिन गडकरी जी के परिवार में 4 लोग हैं, उनका अलग अलग बूथ हो गए थे। अब बूथ हो सकता है कि बूथ के में देखिए एक बूथ पे 850 से 1100 के लगभग वोटर होते हैं। हो सकता है कि वो 1100 के बाद में अगला वो हो तो वो बूथ चेंज हो सकता है, लेकिन क्या हम उस बूथ की वजह से हम चुनाव जीते? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है कि अगर मान लो बूथ के अंदर अलग अलग वोटर की शिफ्ट होकर उससे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो फिर तुम कर क्या रहे थे? ये सब चीजें आरोप परिणाम आने के बाद क्यों लगा रहे हो? पहले क्यों नहीं लगाए ये चीजें? पहले क्यों नहीं लगाए ये चीज? जब आपको ये आरोप लगाने थे तो पहले लगाने चाहिए थे। फिर सुरेश जी 30 सेकंड में एक बात जानना चाहूंगा मैं, सुरेश जी 30 सेकंड में एक बात जानना चाहूंगा। कांग्रेस अब इसको मुद्दा बनाएगी, विधानसभा में इस बात को लेके आएंगे और बाहर भी कहेंगे। जो लोग आपके पास में आते हैं फिर उसके बाद में छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको आप एजेंसियों से डराते हो कि जैसे महेंद्र मालवीय अभी तो ज्वाइन भी नहीं किए, उससे पहले इधर उन्होंने कुछ दिल मन घुटने की बात कही और इधर आपने एसीबी भेज दी। यह आरोप है कांग्रेस का और ये पब्लिक डोमेन में भी है। उसके अलावा एसआई भर्ती को रद्द करने का वादा किया था, जो अभी आशीष हल्दानिया जी इस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी। मैं 30 सेकंड में दोनों चीजों का जवाब चाहूंगा आपसे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं एसआई भर्ती के अंदर अगर रद्द हो जाती है तो ये जो भ्रष्टाचारी है ना, ये बड़े मगरमच्छ, वो पकड़ में नहीं आएंगे। आज एसओजी काम कर रही है ना, उसमें पकड़ के ला रहे हैं ना। हम तह तक जानना चाहते हैं कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है, किन किन लोगों की लिप्तता की वजह से एसआई के अंदर घोटाला हुआ है। तो हम तो ला रहे हैं ना, जितने अपराधी उनको पकड़ रहे हैं। 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है ना हमने। और ये तो चलो एसआई भर्ती का मालवीय वाली बात है। मालवीय ने इधर मालवीय ने कहा कि मैं घुट रहा हूं बीजेपी में, इधर एसीबी चली गई। देखिए मालवीय जी का अधिकार है, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे चाहे कांग्रेस में। हमारे पास तो अभी तक इस्तीफा आया नहीं है उनका। वो इस्तीफा दे ना, फिर अगर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के। अभी तक उन्होंने कहा तो आया नहीं सर, उन्होंने जिक्र किया एसीबी उधर पहुंच गई, जिक्र किया है। ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए, और जो इंक्वायरी की वाली बात है वो तो कई सालों से चल रही है। कोई इंक्वायरी, कोई नई इंक्वायरी नहीं है। टाइम को लेके सवाल है सर, टाइम को लेके इधर छोड़ने की बात हो रही है, उधर एसीबी जा रही है। तो एसओजी, सीबीआई, ईडी, जितने भी डिपार्टमेंट है वो स्वतंत्र एजेंसी है। उनके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर नहीं है, किसी तरीके का सरकार का प्रेशर नहीं है। स्वतंत्र एजेंसी है, अपने हिसाब से काम करती है। उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर के कांग्रेस ने कहा, उनकी वापसी को लेकर के मंथन भी कांग्रेस ने किया। इनका साफ कहना है कि टाइम मैनेजमेंट कितना प्यारा है बीजेपी का, कि इधर तो उनका मन दुखी हो रहा है बीजेपी में, वो आना चाहते हैं, इधर एसीबी एक्टिव हो जाती है जाने के लिए। तो इसे क्या कहें, टाइम मैनेजमेंट सरकार का, बीजेपी का, या फिर इत्तेफाक है कि इधर छोड़ने की बात हो रही थी और एसीबी ने तैयारी कर रखी थी, वो उधर पहुंच गई। देखिए योगेंद्र, ने टाइम मैनेजमेंट है ना उनको इस तरह, ये तो उनके भाग्य का खेल है, ये उनका दुर्भाग्य का खेल है। तो उनके समय, उस समय जो व्यक्ति का अच्छा समय बुरा समय होता है, तो स्थिति ऐसी होती है। कभी कभी स्थिति है कि ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता खा जाता है, शायद वो स्थिति के साथ हो रही है। तो भाग्य पे छोड़ देना चाहिए। ये भाग्य की बात है। ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसे मैं कह सकता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट। हाँ, लेकिन इस समय इनका भाग्य अच्छा नहीं है, उनको उस समय समस्या है। तो एक समस्या आती है, कई समस्या आ जाती है, तो हो सकता है समय का खेल है ये। सर कुछ उपाय भी बता दीजिए। उपाय तो वही बताएंगे जिसमें पार्टी में जाना, वही जाना फूका लगवाए पार्टी में जाके, तो ये सबसे बढ़िया उपाय है। अब ऐसा तो नहीं है कि बजरंग बली के केले चढ़ाएं या कुछ धूप करें, दीप करें, कुछ ऐसा तो नहीं है। खैर चलिए, उमेंद्र जी ने कहा कि तो मालवीय के भाग्य का खेल है, और भाग्य का ही खेल है। वो अच्छे भले बैठे हुए थे विधायक बन करके, बीजेपी को भी आवश्यकता थी, खारिज नहीं कर सकती बीजेपी के नेताओं का मैं नाम गिना सकता हूं कौन कौन महेंद्र मालवीय से मुलाकात करने गए थे। उसने खुद ने कहा ये बात, उन्होंने माफ करिएगा। लेकिन अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक भी चले गए और सांसद का चुनाव भी नहीं जीते। अब इधर भी यही हो रहा है, क्योंकि बीजेपी में मिलना नहीं है। मैंने कई बार कोट भी करता हूं कि बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने कहा था, पूछा कि सब आप इतनी भीड़ भरे जा रहे हो दूसरी पार्टियों के, तो हमारा क्या होगा, कि तुम्हारा भला नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। तो मुझे लगता है इस बात का एहसास होने भी लग गया उनको। तो अब ये देखो कितने दिन में कौन कौन आते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।